स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज हम कहानी लेकर आए हैं महाराणा प्रताप की कहानी। कहानी है महाराणा प्रताप की भीष्म प्रतिज्ञा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। मेवाड़ के राज सिंहासन पर प्रताप सिंह सुशोभित होकर विशाल मेवाड़ के स्वामी हो गए और अनगिनत नर नारियों के दुख सुख का भार उनके हाथ में आ गया। परंतु प्रताप के पास उस समय राज्य योग्य कोई सामग्री नहीं थी। धन बल जनबल उस समय मेवाड़ में कुछ भी नहीं था। स्वर्ग के समान मेवाड़ उस समय शमशान बना हुआ था। उस समय मेवाड़ जनहीन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ मुगलों के हाथ में थी। मेवाड़ में चारों ओर उस समय अंधेरा छा रहा था। राजपूत वीरों के दिलों में से आशा की ज्योति बुझ चुकी थी। निराशा रूपी महासागर में राजपूत गोते खा रहे थे। केवल मेवाड़ में ही नहीं बल्कि चारों ओर राजस्थान में से प्रताप सिंह को कहीं से भी सहायता की कुछ आशा नहीं थी। राजपूत वीर अपनी स्वाभाविक वीरता को भूलकर मुगल दरबार के खरीदे हुए गुलाम बन चुके थे। महाराणा प्रताप ऐसे ही राज्य के स्वामी हुए जिसके पास धन बल जनबल कुछ नहीं था, परंतु सबसे बढ़कर दिल का उत्साह था। वे जानते थे जैसा उनका दिल है वैसी राजपुताने की मेवाड़ की परिस्थिति नहीं है। परंतु प्रताप के दिल पर बालक प्रताप रहते हुए जो संस्कार जम गए थे वे कभी दूर नहीं हुए। अपने यहाँ के स्वदेशी चारण भाटों के मुँह से अपने पूर्वजों के गौरव का वर्णन सुनते सुनते प्रताप के दिल में चित्तौड़ के उद्धार का उत्साह दोगुना हो गया। हालांकि अकबर की नीति निपुणता से सारा राजपुताना अपनी मान मर्यादा को ठुकराकर पराधीनता की जंजीर में जकड़ा हुआ था। जो राजपूत किसी समय मेवाड़ की छाया तले में रहते थे उनमें से अधिकांश अकबर के बिना मोल के गुलाम बन गए थे। जो राजपूत एक समय चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपना खून बहाते थे वे ही अकबर की नीति परायणता के कारण चित्तौड़ और मेवाड़ की स्वतंत्रता को मिटाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो राजपूत एक दिन मेवाड़ के राजा के पसीने की जगह अपना खून बहना अपना परम सौभाग्य समझते थे वे ही अकबर की नीति जाल में फंसकर महाराणा के खून के प्यासे बन बैठे थे। मारवाड़ के उदय सिंह अकबर के गुलाम बने हुए थे। जयपुर के मान सिंह अकबर के सेनापति थे और उन्होंने अपना दिल तक अकबर को बेच दिया था। बूंदे के हाड़ा जो महाराणा के परम मित्र थे और समय समय पर महाराणा को सहायता देते रहते थे वे भी अकबर के हाथ कठपुतली बन चुके थे। कहने का सारांश यह है कि उस समय राजपूतों के दिलों से स्वदेश और स्वजातीयता का भाव एकदम खत्म हो चुका था। राजपूत का खून चूसना चाहता था। यहाँ तक कि प्रताप के भाई सागर जी और शक्ति सिंह भाईचारे और जन्मभूमि के नाते को भूलकर अकबर से जा मिले थे। पर इन सब बातों से प्रताप सिंह निराश और निरुत्साहित नहीं हुए। राजपूतों की यह दुर्दशा देखकर वे दुखी होते, परंतु अपने भाइयों की ऐसी स्थिति देखकर वे और भी ज़्यादा दुखी होते थे। इन सारी अड़चनों के आ जाने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं। प्रताप की तरह बहुत कम ही लोगों ने देश का उद्धार करने की कठिन प्रतिज्ञा की होगी। जननी से बढ़कर जन्मभूमि के प्रचलित सिद्धांत को केवल अपनी वाणी से रटकर ही प्रताप सिंह शांत नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपने इस वाक्य को कार्य में परिणत करके दिखाया था। प्रताप सच्चे कर्मयोगी थे। उनके दिल में अपनी जन्मभूमि की हालत पर दुख का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक चित्तौड़ का उद्धार नहीं होगा तब तक वह और उनके वंशज बाल नहीं कटवाएंगे, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, नरम पलंग पर नहीं सोएंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार सभी सोने चांदी के बर्तन तोड़ दिए गए, सुख की सामग्री नष्ट कर दी गई।
राज्य परिवार कोमल पलंग को छोड़कर घास के पलंग पर सोने लगा। स्वदेश भक्त प्रताप ने एक ऐसा उपाय भी किया जिससे दुख का यह पर्दा मेवाड़ के सामने हमेशा के लिए रह जाए। चित्तौड़ की स्वाधीनता नष्ट होने से पहले चित्तौड़ के नगाड़े सेना के सामने रहते थे, परंतु जन्मभूमि के उद्धार करने की प्रतिज्ञा याद कराने के लिए प्रताप ने आज्ञा दी कि यह नगाड़े मेवाड़ की सेना के आगे न बजाकर पीछे बजाए जाए। प्रताप ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वे अपने जिंदा रहते मेवाड़ का गौरव नष्ट नहीं होने देंगे। जन्मभूमि की मान मर्यादा की रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, माँ के दूध पर कभी नहीं आँचाने देंगे। इस तरह प्रताप ने देश के उद्धार की कठिन प्रतिज्ञा की। जिस प्रकार माँ की मृत्यु से उसकी वियोग वेदना में शोकाकुल होकर पुत्र कुछ दिनों के लिए सारी सुख सामग्रियों का परित्याग कर देता है, वैसे ही प्रताप ने जन्मभूमि के दुख में सारे सुख चैन पर लात मार दी। राजर्षि प्रताप केवल स्वदेश के लिए खुद ही सन्यासी नहीं हुए, किंतु उन्होंने सारे देश को सन्यासी बना डाला। उन्होंने आज्ञा दी सारी प्रजा राज्य को छोड़कर पहाड़ों पर रहे, राज्य में कोई उत्सव नहीं मनाया जाए, सारे घर जला दिए जाएं, वहाँ कोई वाणिज्य कृषि आदि नहीं कर पाए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहे जिससे मुसलमान दुश्मनों को आकर्षण हो। जो कोई राज आज्ञा भंग करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। प्रताप की यह पागलपन की प्रतिज्ञा लगती थी। संसार में जिस किसी को कोई काम करने की सच्ची लौ लगी हुई थी उसी को पागल कहते हैं। प्रेम में सभी पागल हो जाते हैं। प्रेम में मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है, वह प्रेम चाहे जैसा ही क्यों न हो। प्रताप का प्रेम लैला मजनू के समान नहीं था। उनका देश प्रेम योगियों की तरह था जो ईश्वरीय प्रेम में सब कुछ छोड़कर एकांतवास करते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय यज्ञ को पूरा करने के लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया। अपनी प्रजा के दिल में देश की शोचनीय स्थिति को बनाए रखने और देश की शोचनीय दशा सुधारने के लिए उन्होंने इस कठोर प्रतिज्ञा का सहारा लिया था। प्रजा ने खुशी खुशी इस आज्ञा के सामने सिर झुकाया। बड़े सरदारों से लेकर साधारण दर्जे की प्रजा तक प्रताप के इन कठिन प्रतिज्ञा में सहायता करने को तैयार हो गई। अपनी प्रजा की सहायता से प्रताप ने देश के उद्धार का शुभ अनुष्ठान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप केवल देश उद्धार की कठिन प्रतिज्ञा पालन करने की आज्ञा देकर ही निश्चिंत नहीं हुए। वे घोड़े पर सवार होकर अकेले अपने राज्य में घूमते थे और छिप छिप कर देखते थे कि उनकी आज्ञा पालन होती है या नहीं। जो कोई उनकी आज्ञा भंग करता था वह पकड़ा जाता और कठोर दंड पाता था। थोड़े ही दिनों में मेवाड़ के अधिकांश स्थान उजड़े हुए दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि जिन राजपथों पर ठसाठस भीड़ लगी रहती थी, जिन पर रास्ता मिलना कठिन हो जाता था, वे सुनसान दिखाई देने लगे थे। जिन बड़ी बड़ी इमारतों में हल्ले के कारण एक शब्द भी सुनना मुश्किल हो जाता था, वे उजड़ी हुई पड़ी थीं और उनमें पशु पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। जिन राजमहलों में रोशनी के कारण आंखें चकाचौंध हो जाती थीं, उनमें अंधेरा छाया रहने लगा था। जिन स्थानों में हाथियों की चिघाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट दिन रात सुनाई पड़ती थी, उन स्थानों में जंगली पशुओं ने अपना अड्डा बना लिया था। जिन स्थानों में फूलों के सुंदर बगीचे थे, जहां फूलों की सुगंध से दिमाग में तरावट हो जाती थी, अब वे स्थान कांटों वाले जंगल हो गए थे। फूलों की जगह बहुत सारे कांटे उगाए थे। जिन खेतों में हरी भरी फसल लहराती थी, वहाँ लंबी लंबी घास उगाई थी। बहुत से रास्ते जंगली कटीले पेड़ों और झाड़ियों के रुक गए थे। जिन बड़े बड़े महलों में अप्सराओं के समान रूपवती सुंदरियां रहती थीं, वहाँ अब भयानक जंगली जानवर घूमते थे। स्वर्ग के समान मेवाड़ की शमशान भूमि से भी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन प्रताप अपने साथियों के साथ बनास नदी के किनारे अंतल्ला नामक स्थान में घूम रहे थे। तभी देव संयोग से उनकी नज़र एक गड़रिए पर पड़ गई, जो छिपकर अपने भेड़
बनास नदी के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी घास पर चराने के लिए लाया था। उस बेचारी को क्या पता था कि महाराणा खोजते खोजते वहाँ तक आ जाएंगे। उसने तो सोचा था कि इस सुनसान जंगल में उसे कोई देख नहीं सकेगा, परंतु उसका अनुमान गलत निकला। महाराणा को सामने देखते ही बेचारे गडरिये के होश उड़ गए। महाराणा ने उसे आज्ञा भंग के लिए गडरिये को मृत्यु दंड दे दिया और उसकी लाश एक पेड़ पर लटका दी, जिससे दूसरे लोगों को आज्ञा भंग करने की शिक्षा मिलती रहे। मेवाड़ को उजाड़कर राजर्षि प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी कुंभलमेर में बनाई तथा गोगुंदा आदि पहाड़ी किले को ढूंढ लिया और मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करने लगे। परंतु उस समय उनके परिवार की हालत और भी भयानक थी, जो हमेशा राजाओं वाले भोग विलास करते आए थे। वे भिखारियों के समान कंदराओं और गुफाओं में भटक रहे थे। रानी को अपने हाथ से खाना बनाकर पेड़ों के नीचे घास के बिस्तर पर सोना पड़ता था। इस तरह प्रताप का राज परिवार भी अपना समय बिताने लगा। प्रताप ने जिस कुंभलमेर में अपनी सेना इकट्ठी की थी वह मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के बीच में था और उस प्रदेश में जाने के लिए एक दो से अधिक पहाड़ी रास्ते नहीं थे। मुगल सेना उस प्रदेश से बाहर इकट्ठी हो रही थी। पहाड़ी प्रदेश का उसे कुछ भी पता नहीं था। मेवाड़ के उजड़ जाने से बादशाही सेना को खाने पीने के सामान की कमी हो गई थी, इसलिए बादशाही सेना का भोजन के जरूरी सामान और सैन्य बल के बिना उस प्रदेश में घुसना असंभव था। राजपूत वीर अपने प्रदेश के सभी रास्ते, घाटी और नाले जानते थे। वे लोग बीच बीच में मुगल सेना पर आक्रमण करके उसके छक्के छुड़ा देते थे। उस समय उत्तर भारत से व्यापार की जो चीज़ें यूरोप जाती थीं वह अरावली के पास से होकर सूरत जाकर जहाज पर लादी जाती थीं। राजपूत लोग इन वस्तुओं को लूटने लगे। इस तरह धीरे धीरे उस रास्ते से यात्रियों को चलना भी मुश्किल हो गया था। मुगल सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी और वीर प्रताप उन्हें रोकने के लिए उत्तर भाग की पहाड़ी घाटी की ओर बढ़ रहे थे। इस जगह का नाम हल्दी घाटी था। महाराणा प्रताप राजस्थान केसरी की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।